हेलो दोस्तों, सुनो सुनाओ दिल की बात पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और जैसा हम जानते हैं कि हम लोग उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं बात करते हैं। मिडिल क्लास के लिए हम लोग सब लोग मिडिल क्लास के अंदर में जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, जिन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। और हम सब लोग इतने बड़ी बड़ी एजुकेशंस लेते हैं, इंडिया में लेते हैं, बाहर जाके लेते हैं, और उसके बाद में पर्पस उसका एक ही होता है कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा काम हम कर पाएं। और जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आज की तारीख में एक चीज़ बहुत कॉमनली लोग फेस करते हैं, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस, कंपटीशन इतना सारा है, और इतना सारा कंपटीशन है तो सब लोग एक दूसरे की जगह लेने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस क्लास के अंदर हैं। और गैलप की रिपोर्ट जो कहती है अभी रिसेंट 24 की, उसमें है कि 90% ऑफ द एम्प्लॉयज दे फेस द स्ट्रेस, और उसमें से 84% ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानते हैं और उसको चाहते हैं कि उस पर कुछ काम करें। और 40% के आसपास लोग ऐसे हैं जो इससे कोई ना कोई नेगेटिव उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर में उसका असर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, इसको कैसे हम लोग स्ट्रेस को समझ सकते हैं, और स्ट्रेस ऑफिस के अंदर जो स्ट्रेस हो रहा है उसको हम कैसे अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे ना आने दें, या अपने आप को और कैसे स्ट्रांग बना सके, इस सब चीज़ पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में आलोक के हैं, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। और 15 साल के एक्सपीरियंस में जिन्होंने दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत करी, उसके बाद आईएनजी में गए, आईएनजी के बाद महिंद्रा में गए, और उसके बाद में पिछले 8 साल, लास्ट के 8 साल के करीब उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जॉब किया, और मार्केटिंग हेड के रूप में उन्होंने मुंबई में काम किया। तो मुंबई में काम करना अपने आप में वैसे और स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आपको ऑफिस पहुंचना और घर पहुंचना भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है। और इस चैलेंज के साथ में आपको ऑफिस का जो एक्सपीरियंस है, ऑफिस का जो स्ट्रेस है, वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस हो जाता है। और इन सब चीज़ों के साथ में आलोक ने पिछले 2 साल से वो एंटरप्रेन्योरशिप में है, और वो बहुत हद तक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को समझ रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा में अभी रिसेंटली ही हैज आल्सो गॉट अनदर फेदर ऑन हिज कैप इन द फॉर्म ऑफ ऑथर। तो आज हम उनसे इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और वो जिस चीज़ को उन्होंने ऑथर किया है वो चीज़ अपने आप में ही इस स्ट्रेस के लिए, इस स्ट्रेस को समझने के लिए और स्ट्रेस से अपने आप को बचाने के लिए है। और उनकी जो बुक है उसका नाम है हाउ टू रिवाइव योर सेल्फ फ्रॉम द फॉर द वर्क लाइफ, How to revive your work life. वर्क लाइफ, हाउ टू रिवाइव योर वर्क लाइफ। तो अब हम इसको और अच्छे से इनसे जानने के लिए आलोक से, तो मैं वेलकम करता हूँ आलोक का। Thank you, sir. Thank you so much for having me today. और पहला सवाल जो है, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस इतना है और मैं भी कॉर्पोरेट से हूँ, और कॉर्पोरेट में मैंने भी एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे 15 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट का। तो उसमें हमने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है स्ट्रेस को। पर आपकी नज़र से तो आपका कौन कौन से ऐसे स्ट्रेसफुल इश्यूज हैं जो आपने देखे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, अपने एम्प्लॉयज़ में, और इवन सीनियर मैनेजमेंट में भी, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट ऑल्सो। So how do you see this stress in all the ladders, all the steps, and in the corporate? So thank you for asking this question because this is the most burning question I think of the current times. And if we talk about the stress, I think it is the most trending thing which everyone has on their tips. I believe stress is more of a state of a situation or mental state where people actually are not able to cope up with how their work life and their personal life is trying to coexist. Yeah. So I have come across a lot of people who are actually finding difficult to focus on their personal life, and then there are people who are regretting as to they have to miss out on important moments because of their work pressure. Yeah. I think the first problem which the current generation or the current level of
workforce is facing is a burnout Hmm. because they are, so it's like more of an overwhelming situation. You feel like मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, it's too much on the plate, I can't do it, और कहीं ना कहीं वो एक breakdown हो जाता है. Secondly, the work-life balance where you don't know how to prioritize things, and then ultimately you opt A or B, you are left with a haunting regret. And third is, I think कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा हमारा एक पर्सनल ग्रोथ को लेके एक बहुत एक there's a lot of regret that people face, that overwhelming situation ऐसी हो जाती है that you are earning, you are growing, but somewhere there is a feeling of anhedonia where you don't feel like you are happy from inside. I think these type of feelings are somewhat which are unspoken, because being an employee you cannot voice out your opinion on social media or publicly. Second, the kind of work culture that we are working in, you don't feel comfortable sharing with everyone. Yeah. Because sometimes there's a lack of trust, sometimes there's a lack of expression from the person. तो कहीं ना कहीं ये the feeling of overwhelming burnout and your work life integration problem is, I believe, the biggest challenging issue of the hour. तो बिल्कुल, तो ये एक बर्नआउट सिचुएशन तक पहुंचने तक हमको पता ही नहीं लगता है कि हम लोग इस सिचुएशन तक आ गए हैं. और सेकेंडली, क्योंकि अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज एंड द विद इन द डिपार्टमेंट एंड विद इन द कंपनी इटसेल्फ. तो उससे ये है कि हम लोग उस चीज़ को शेयर करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है. बट आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो सब लोग फेस कर रहे हैं, है ना? तो जैसे अभी गैलप की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% लोग ऐसे हैं जो इस स्ट्रेस को महसूस करते हैं और उन्होंने महसूस किया है. तो अब अगर सबने महसूस किया है तो व्हाई डोंट दे लाइक टू लिसन द अदर पर्सन, और वो एक दूसरे को बताने में, सुनने में, और हाउ कांट दे इवन एबल टू सी कि मेरे जो साथ में बैठा हुआ है वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है एंड आई शुड गिव सम शोल्डर टू हिम, or at least listen or talk to him on those lines. So, actually, you remind me of a very famous quotation by one of the famous artists of all time. वो कहते थे कि it is easier to express your toothache than to share your heartbreak. So, I think the continuous mental decay which employees are facing is something which is eating away, which is consuming them all the time. And somewhere I personally feel, and I've seen that, sadly it is not recorded anywhere because of the confidentiality and the kind of lack of complete trust which people have. But I've seen people who are not ready to voice out their opinion because they fear that it might expose their weakness as an employee. So if I were to tell my boss that, see, I have my weaknesses, or if I have my situations which are haunting me, which are troubling me, तो लगता है कि my boss will backfire, will actually question my integrity and my commitment towards my job. और जैसे भी कहा जाता है कि आप घर में चाहे आप एक वॉर चल रहा हो, you have to pose a happy face on the job. तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं आज के टाइम में, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. बट yes, it's actually the hour which says that you have to come with a focused mind on your job. आप ये नहीं बोल सकते कि I have some personal issues. That is a big no-no. Secondly, if you have some mental struggles, that should not reflect on your productivity and performance, because that is something which cannot be captured in the MIS. और जैसे बात करते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट में MIS is the only tool to measure your performance, which only captures numbers, which does not capture emotions. And I think that is one big shortcoming that our corporate culture is facing. Okay. तो बिल्कुल, तो only the numbers that matters. Numbers matter. Or at the end of the day, you need to perform on the numbers. Or so one thing which I have learned from my own corporate experiences, there are no good or bad people nowadays in your work life. They are only successful, they are not so successful. Not so successful. So you might be a good person, good at heart, but if you are not delivering numbers, your goodness will not be recognized or will not give you any appreciation. Yes, for that won't save you. Yeah, that won't save That you. won't save you. So the good and bad की बजाय अभी ये कि सक्सेसफुल है,
not successful, Not non-successful successful, yeah. people है ना. और the So performer and non-performer is what generally people say the terminology. yeah, performer and non-performer. So performer may be the best, maybe the the best person to talk to, but he will still be looked down upon if he has poor performance. Poor performance, yeah. So now we just see that the performance is again measurable on the MIS term, और उसके साथ में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डेफिनेटली जो बॉस है वो हमारे बॉस तो उसी को देख के बात करता है और उसी को देख के रिकमेंडेशंस होते हैं. वो उसके साथ साथ एक और डिपार्टमेंट होता है जो हमें रिक्रूट करता है, जो हमें सिस्टम में लाता है, और उसको हम टर्म देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स. और उसमें एक आया था कि दे आर द पीपल हु एक्चुअली वर्क बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय बेनिफिट्स. और वो हमेशा ये चाहता है कि एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से अच्छा रिसोर्सफुली काम कर सके, और जो मोस्ट रिसोर्सेबल पर्सन है उसी को ही हम लोग लेकर आए. तो दैट इज देयर जॉब. तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में और एक्सपीरियंस में HR recruitment is every HR wants immediate joining of the recruited employee. yeah But when they want to leave, they want to serve, they want them to serve the notice period Yeah. of 1 month or 3 months. So I think somewhere down the line, with the passage of time, HR has somewhere compromised the human touch with the employees, and so much so, and it's not just because of HR. I won't single out any department. One big change which we all need in the corporate culture is we are so much obsessed with the KRAs, the key resource areas, that we are not bothered about the end result of the or the solution of the problem. So if I belong to a particular department, for example, I will only be bothered about that I have done my KRA. Yeah. Now, if the problem is still there, it is not resolved, people are not bothered about that. Yeah. And I think that is something which should be looked upon. Yeah. Because in personal life, say for example, if someone is not well, we take that person to the doctor, right? So that is the KRA. But we, in personal life, you also look after that person unless that person is fit and fine. yeah That may not be a part of your KRA, Bilkul. but as a personal guardian or a relative, it becomes a responsibility. Taking the same situation and aping it in the corporate diaspora, if you see that once the person has taken the patient to the doctor, his KRA is successful, his Yeah. KRA is fulfilled. Yeah. After that, if the patient might not get well, it is not looked upon. So Yeah. I think that is the paradigm shift which needs to be looked upon. Yeah, definitely. So while talking to you, I just recall one of the situation that came to one person. He came to me for the coaching purpose, and he just left his job abruptly. So that was just because that his mother suddenly got so ill that he had to take that break. And since it was just a requirement of him in the home, so he could not even serve the notice, and he immediately left his job and started like giving assistance to mother and taking care of her health and all those things. So in the meantime, like he that took 6 months for his mother to revive. She got paralyzed after that, and his wife was also not well, so she was not able to like give any sort of help to him or to the mother-in-law. तो उस केस के अंदर में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट था ही था, और उसके साथ में उनको 6-7 महीने लग गए उनको. अब वो 6-7 महीने तक he was not able to even look for or think of any of the job or to join anywhere. तो ऐसे में जब 7 महीने बाद में then he decided, so now I can go to hunt for the job. So nobody took him. So the two questions they asked, one was like why you like took this break abruptly without any notice period, serving it. Because how could I serve the notice period? Because my mother was in hospital and she was hospitalized, not in normal ward, she was in ICU. And how like I could leave my mother, and where my father was also not there. ठीक है, तो अब ऐसे में वो अपनी मदर को देखे या अपनी नौकरी को देखे. और
7 महीने बाद में द सेम यू कैन से वो जो उसका पीछा करते हुए भूत आ रहा था उसका, वो यही था कि आपने 7 महीने तक आप किस तरह से बिना नौकरी के रहे और आपने छोड़ी क्यों, और एक जो ब्रेक आपने पूरा ले लिया, तो वी कैन नॉट टेक यू in the system on the same profile on the same level. तो ऐसा उनको अभी भी like he has started his own business now because he is not able to crack any of the interview, though he was not able to justify that his mother needed a care and he was the only person to provide that. For that he left the job, and that is something I felt very bad for him, but that is the reality. How do you see this? I personally think that you have touched upon a very relevant and a very poignant topic. So this is something which I've mentioned and elaborated in my book as well. We are so blinded by our official priorities and work pressure. I've seen people, in fact, this happens with almost everyone. I've seen people who find it so frightening to apply for leaves for personal occasions. Because of the fear that I am not able to face my boss if I apply my leave. And because that fear prevails, it exists, people are missing out on so many moments of personal occasions and happiness that they are only left with regret. I've seen people messing up with festivals, personal occasions, and so much so that birthdays are not even qualified for applying for a leave. So if you tell your boss it's my wife's birthday, you might get to hear a thing or two in return. But talking about the deeper issues where you have illness and medical issues, I think one thing which I have highlighted in my book also, that you might skip your family priorities, your medical illnesses, your issues, your diseases, just to satisfy your bosses. But please always remember, and always remember that in your in your later years, when you have your evening of your life, your boss to whom you satisfied all the life will not be with you. It will be your family who will take care of you. So when you are bedridden, when you are counting your last days, I think the people who will be close to you will be your family and your relatives, not your colleagues and your bosses. That is something which may not sound pragmatic right now, but that is the truth of life. So you have to strike that balance, because if things are getting beyond humanity, you have to press the stop button. There is no other way. So on the similar lines, I as you just said that bosses will not be with you in the last moments. So Vasai, one of the case where one person, like he told his boss that, sir, his grandmother, his grandmother passed away, and the ritual is like they for the very first 3 days nobody will like go out for any of the work, and after 3 days only those who are into business and they are having some shop, तो वो जाते हैं, वो shop खोल के आ जाते हैं, but again they remain there in the home for the next 10 days or the full 10 days. So after 10 days they join their whatever work is. So he told his boss that boss, I need at least 3 days leave so that I can do this ritual for the first 3 days, and after that I'll like join back. So he said that I also had the similar situation in my life, जहाँ मैंने अपनी दादी को मैंने सिर्फ अग्नि दी, और अग्नि देने के बाद में I just came to my office. So he didn't say no to him directly. He just said that I actually did that. So and then he said that you decide yourself. What would you like to do? So that is something that the person, the boss or the HR inhuman level तक वो चले जाते हैं, और the grief that part is building in people, तो वो भी है. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जो स्ट्रेस है वो हमारे पूरे सिस्टम में, कॉर्पोरेट के अंदर इस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, और वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग है. जहाँ पर कि अपना काम का स्ट्रेस तो है ही है, छुट्टी ना ले पाना भी एक स्ट्रेस है, जब बल्कि हमारे सिस्टम में दिया हुआ कि इतनी छुट्टियां साल की होनी चाहिए, इतना CL है, इतना PL है, इतना जो भी आपका टर्म दे के करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर
मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे जिन्होंने पूरी छुट्टियां अवेल करी हुई होती हैं और वो लैप्स हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो स्ट्रेस, बहुत बड़ा स्ट्रेस हमारे सिस्टम में है। तो अभी हम लोग सुनो सुनाओ दिल की बात में अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो कैसे कॉर्पोरेट के अंदर है। तो नेक्स्ट हम आएंगे और हम ये देखेंगे कि उस स्ट्रेस का हमारे सिस्टम पे, हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारी बॉडी पे उसका क्या असर होता है और उन सब चीज़ों से बचने के लिए हाउ आलोक इस बुक इज गोइंग टू help you in that. So thank you for joining us for Thank you so this much. session, and yes, wait for the next one to see some more depth into this session. Thank you so much. Thank you to you all.